हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आज आपको सुनाने का इरादा है अनिल मोहन जी का एक बेहद दुर्लभ उपन्यास, जो कि है बादशाह देवराज चौहान सीरीज। यह उन शुरुआती उपन्यासों में से है जिनसे कि देवराज चौहान का कैरेक्टर बुलंद किया था अनिल मोहन जी ने। तो पढ़ते हैं और सुनते हैं और उठाते हैं मिलकर इस कहानी का लुत्फ, जिसका नाम है बादशाह। आप इसे एपिसोड वाइज सुन सकेंगे। इसी तरह की दिलचस्प कहानियां हमारी मेंबरशिप जोन पर भी है। आप हमारे मेंबर बनकर उन कहानियों का लुत्फ ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं बादशाह एपिसोड नंबर 1। देवराज चौहान ने टैक्सी रुकवाई और किराया चुकता करके पैदल ही आगे बढ़ गया। यह शहर का भीड़ भाड़ वाला इलाका था। भरी पूरी मार्केट से लोगों की टक्करों से बचता हुआ वह कुछ आगे ऐसी कॉलोनी में जा पहुंचा जहां हर तरफ आलीशान बंगले ही नजर आ रहे थे। देवराज चौहान इधर उधर नजरें मारते आगे बढ़ता रहा। लोग आ जा रहे थे। शाम के 6 बज रहे थे। कीमती विदेशी कारें भी पास से गुजर ही जाती थी। देवराज चौहान जेबों में हाथ डाले लापरवाही से आगे बढ़ते हुए बंगलों के बाहर लिखे नंबरों पर निगाह मारता जा रहा था। कार जगमोहन के पास थी। वह किसी खास काम में व्यस्त था और दूसरी कार 2 दिन से वर्कशॉप में खड़ी थी, इसलिए उसे टैक्सी का ही इस्तेमाल करना पड़ा था। करीब 20 मिनट बाद देवराज चौहान 21 नंबर बंगले के सामने ठिठका। बंगले को देखकर भीतर हो रही किसी भी तरह की हलचल का आभास महसूस नहीं किया जा सकता था। आसपास देखने के पश्चात देवराज चौहान भीतर प्रवेश करता चला गया। बाहर लोहे के विशाल गेट पर 2 दरबान खड़े थे। उन्होंने देवराज चौहान का मुआयना करने वाली निगाहों से देखा, परंतु उसे रोकने की कोशिश न की। गेट के भीतर ही बाईं तरफ खूबसूरत लॉन था, जिसमें कई पेड़ और फूलों वाले पौधे सलीके से लगे हुए थे। घास को देखकर लगता था जैसे हरी चादर बिछा रखी हो। करीब 150 गज आगे जाकर पोर्च था और उसके सामने भीतर प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार। यहाँ पर सूट पहने सतर्क सा लगने वाला व्यक्ति खड़ा था। उस 150 गज के लंबे रास्ते पर 10-12 कारें खड़ी थी, जिनमें से अधिकतर विदेशी थी और सब कारें ही नई थी। देवराज चौहान पोर्च के सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर सूट पहने व्यक्ति ने उसे गहरी निगाहों से देखा। देवराज चौहान दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसने टोका, सुनिए। देवराज चौहान ने ठिठक कर उसे देखा। आप शायद पहली बार यहाँ आए हैं, उसने शांत स्वर में पूछा। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। उस व्यक्ति ने पास ही दीवार पर लगी बेल का बटन दबा दिया, परंतु बेल बजने की आवाज वहां तक आई नहीं। देवराज चौहान कुछ कहने ही वाला था कि तभी सूट पहने एक व्यक्ति बाहर निकला। साहिब, पहली बार आए हैं, पहले वाले ने कहा। आने वाले ने सिर हिलाया, फिर देवराज चौहान से बोला, आइए। वह देवराज चौहान को लेकर भीतर प्रवेश कर गया। भीतर का नक्शा बंगले जैसा न होकर हटकर था। सामने दीवार थी। दीवार के साथ साथ दोनों तरफ 10 फीट की गैलरी जा रही थी। वहां पर बेहद शांति और चुप्पी का माहौल था। देवराज चौहान ने उसके साथ पास ही के इकलौते कैबिन में प्रवेश किया। कैबिन में सबसे पहले उसे 2 गनमैन नजर आए, जो कुर्सियों पर लापरवाही से बैठे हुए थे। गनें उनके कंधों पर लटक रही थी, परंतु एक ही निगाह में जाना जा सकता था कि वह दोनों बेहद सतर्क और खतरनाक है। किसी भी पल कुछ भी कर सकते हैं। एक तरफ खूबसूरत टेबल के पीछे 50 वर्षीय व्यक्ति कुर्सी पर मौजूद था। उसने देवराज चौहान को देखा, फिर उसके साथ के सूट वाले को। सर साहब पहली बार यहाँ आए हैं। कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने सिर हिलाया और देवराज चौहान को देखा। पहली बार जो यहाँ आता है उसके लिए कुछ कायदे हैं, मिस्टर। वह शांत और धीमे स्वर में कह उठा। 50,000 रुपए बतौर एंट्री फी चुकानी होती है और पास में कम से कम 2 लाख रुपया नगद होना चाहिए। अगर यह इंतजाम आपके पास है तो आपको नहीं रोका जाएगा। देवराज चौहान ने कमीज के भीतर हाथ डाला और छोटा सा तकिया लिफाफा निकाला, जिस पर रबड़ चढ़ा रखी थी। उसने लिफाफा खोलकर भीतर से 6 गड्डियां निकालकर टेबल पर रख दी। 5-5 की 6 गड्डियां, पूरा 3 लाख रुपया। गुड, 50 वर्षीय व्यक्ति ने तसल्ली भरे अंदाज में सिर हिलाया। देवराज चौहान ने 50,000 की एक गड्डी उठाकर उसके सामने रख दी। एंट्री फी के 50,000 रुपए। थैंक यू, नए आने वाले को एक बार ही एंट्री फी देनी होती है। कहने के साथ ही उसने गड्डी उठाकर टेबल की ड्रॉर में डाल ली। अगर आप खेल में जीतते हैं तो जीत का 10% कमीशन भीतर ही काउंटर पर चुकाना होगा
उसे दिए बिना आप बाहर नहीं आ सकते। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। उसने गड्डियां उठाकर कमीज के भीतर डाली और उस व्यक्ति को देखा। यहां से बाहर निकलते ही बाईं तरफ आगे बढ़ जाइएगा। गैलरी के आखिरी कोने में आपको छोटा सा दरवाजा मिलेगा, उसे खोलकर आप भीतर जा सकते हैं। शुक्रिया, देवराज चौहान ने कहा और पलटकर दरवाजा खोलते हुए बाहर निकला और उस व्यक्ति के कहे मुताबिक बाईं तरफ गैलरी में आगे बढ़ता चला गया। यह बंगला जुआ खेलने का ऐसा ठिकाना था कि जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही मालूम था। पिछले 1.5 साल से यहाँ जुआ फल फूल रहा था। पुलिस को पूरी खबर थी, परंतु लेन देन के होते हुए पुलिस को भी यहाँ खेले जाने वाले जुए से कोई ऐतराज न था। वैसे भी यहाँ चंद नेताओं का भी आना जाना था, इसलिए जुआ खाने के मालिक लोगों को और भी सुरक्षा मिल गई थी। यहाँ पर लाखों का जुआ रोज होता था। आम आदमी की तो हिम्मत भी नहीं थी इतना बड़ा खेल खेलने की। गैलरी के आखिरी कोने में लकड़ी का बंद दरवाजा नजर आया। उस दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति मौजूद न था। देवराज चौहान ने दरवाजा धकेला और भीतर प्रवेश कर गया। दरवाजा बंद हो गया। देवराज चौहान ठिठका, दोनों हाथ जेबों से निकालकर सिगरेट सुलगाई और वहां के मौजूदा माहौल पर नजरें दौड़ाते हुए कष्ट लेने लगा। इस वक्त उस विशाल हॉल में करीब 30 व्यक्ति मौजूद थे। किसी टेबल पर 2 तो किसी पर 3-4 के ग्रुप में बैठे ताश खेलने में व्यस्त थे। टेबलों पर टोकनों के ढेर नजर आ रहे थे। सूट पहने 4 व्यक्ति ऑर्डर होने पर विस्की बियर सर्व कर रहे थे। बेहद शांति से भरा शांत स्वच्छ माहौल था। खेलने वाले एक से एक अमीर नजर आ रहे थे। एक तरफ खूबसूरत से 2 काउंटर बने नजर आ रहे थे। एक पर कीमती विस्की और बियर का छोटा सा बार नजर आ रहा था। देवराज चौहान समझ गया कि दूसरे काउंटर पर खेलने वालों को टोकन मिलते होंगे। इस काउंटर पर 2 व्यक्ति थे और बार काउंटर पर 1 व्यक्ति था। हर किसी ने सूट पहन रखा था। देवराज चौहान आगे बढ़ा और टोकन वाले काउंटर पर पहुंचा। वेलकम सर, वहां मौजूद 2 में से एक ने मुस्कुराकर कहा। देवराज चौहान ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर बोला, बादशाह नहीं आया? अभी नहीं सर, लेकिन वह किसी भी वक्त आ सकते हैं। उसने मुस्कुराहट भरे स्वर में कहा। हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। अभी नहीं, कहने के साथ ही देवराज चौहान वहां से हटा और बार काउंटर पर जा पहुंचा। बियर? श्योर सर। देवराज चौहान काउंटर के पास ही मौजूद कुर्सी नुमा पुष्ट वाले स्टूल पर बैठ गया। बियर सर्व होने पर देवराज चौहान घूंट लेते हुए इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। 8 बज गए, लेकिन बादशाह नहीं आया। इस दौरान देवराज चौहान काउंटर से 2 बार बादशाह के लिए पूछ चुका था। हर बार यही जवाब मिला कि वह आएगा जरूर। उस वक्त देवराज चौहान हॉल की खाली टेबल पर बैठा था कि सूट पहने जुआ घर के स्टाफ का आदमी उसके पास पहुंचा और नम्र स्वर में कह उठा, सर आप काफी देर से यूं ही टहल रहे हैं, जबकि यहाँ के नियम अनुसार आने वाले के लिए खेलना जरूरी है। बिना खेले जाना यहाँ के कायदे के खिलाफ है। देवराज चौहान ने निगाह उठाकर उसे देखा। चेहरे से शरीफ, स्वर से नम्र, परंतु आंखों में मौजूद रहने वाली क्रूरता की झलक उसे स्पष्ट मिली। देवराज चौहान मुस्कुराया। अगर कहें तो टोकनों का इंतजाम कर दूं आपके लिए। स्वर में भरपूर नम्रता थी। यह नियम तो गलत है कि आने वाले को खेलना ही पड़ेगा, देवराज चौहान बोला। आप ठीक कह रहे हैं सर, कोई जरूरी नहीं कि जो यहाँ आए वो खेले भी। कभी कभार न खेलना भी चल जाता है, लेकिन जैसे कि आप पिछले 2 घंटों से यहाँ मौजूद है और वक्त बिता रहे हैं, खेल नहीं रहे, यह बात भी सरासर कायदे के खिलाफ है। मैं बादशाह का इंतजार कर रहा हूँ। वह यह तो और भी अच्छी बात है। बादशाह के इंतजार में आप खेल कर वक्त गुजारिए। खाली बैठा इंसान तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मेरे लायक सेवा बताइए। वह उसी अंदाज में बोला, टोकना का इंतजाम कर देता हूँ। देवराज चौहान भी जानता था कि इस जगह उसका खाली बैठना वास्तव में यहाँ के स्टाफ के लिए खटकने वाली बात थी, खास तौर से जब वह यहाँ पहली बार आया था। उसने सिर हिलाकर कमीज के भीतर रखी 4 में से 2 गड्डियां निकालकर उसे थमा दी। देवराज चौहान की निगाहें हॉल में बैठे जुआ खेलते लोगों पर फिरने लगी। हर किसी के हाथ में ताश के पत्ते और टेबल पर टोकनों के ढेर और विस्की के गिलास मौजूद थे। करीब 2 मिनट बाद उस आदमी की वापसी हुई। छोटी सी खूबसूरत ट्रे में टोकन रखे हुए थे। ट्रे को टेबल पर रखकर देवराज चौहान से बोला, लीजिए सर, यहाँ जो भी लोग खेल रहे हैं उनके पास खाली जगह हो तो आप वहीं बैठ सकते हैं। कहे तो मैं आपके लिए खेलने के वास्ते कोई ग्रुप तलाश कर दूं। थैंक यू, देवराज चौहान मुस्कुराया, मैं खुद देख लूंगा। वेरी वेल सर, कहने के साथ ही वह वहां से चला गया। देवराज चौहान ने टोकनों पर निगाह मारी। 3 टोकन 10-10 हजार के थे, 10 टोकन 5-5 हजार के
और बाकी के टोकन 1000-1000 रुपए के थे। देवराज चौहान ने टोकनों पर से निगाह हटाई ही थी कि तभी दो आदमियों ने उस दरवाजे से हॉल में प्रवेश किया। दौलत की खुशबू उनके अंदाज से ही झलक रही थी। आगे बढ़ते हुए उनकी निगाह हर तरफ घूम रही थी। उन्होंने देवराज चौहान पर भी निगाह मारी, फिर पास आ पहुंचे और बैठते हुए उनमें से एक बोला, खेलने के लिए हम जैसे साथी कहाँ मिलेंगे, शुरू करें? श्योर, देवराज चौहान मुस्कुराया। फौरन ही उनके पास काले सूट वाला कर्मचारी हाजिर हो गया। एक ने ब्रीफकेस से और दूसरे ने जेब से 2-2 लाख रुपए टोकनों के लिए दिए। फौरन ही उन दोनों के सामने 2-2 लाख रुपए के टोकन की ट्रे और नई ताश की गड्डी पहुंचा दी गई। एक ने ताश की गड्डी उठाकर उसे खोलते हुए मजाक भरे अंदाज में देवराज चौहान से कहा, पहले ही बता दो कैसा खेलते हो, कहीं मुझे खाली ब्रीफकेस भी बाद में यह कहते हुए न देना पड़े कि जीता हुआ माल इसमें डाल लो। देवराज चौहान मुस्कुरा कर रह गया। उन दोनों के लिए विस्की के 2 लार्ज पैक भी आ गए। पत्ते बांटे गए, खेल शुरू हो गया। चौथा अन्य व्यक्ति भी वहां आकर उनके खेल में शामिल हो गया था। धीरे धीरे खेल में गर्मी आती जा रही थी। अभी तक हुई 4 गेमों में से एक देवराज चौहान ले गया था और बाकी की तीनों गेमें ही ब्रीफकेस वाला ले गया। देवराज चौहान ने अपने पास मौजूद बाकी 1.5 लाख के भी टोकन मंगवा लिए। तभी एक आदमी वहां पहुंचा और दूसरी टेबल की कुर्सी को खींचकर उनके पास रखा और देवराज चौहान के करीब बैठ गया। देवराज चौहान ने क्षणिक निगाह उस पर मारी। वह 32 बरस का सेहतमंद आकर्षक व्यक्ति था। हाव भाव से दृढ़ता और विश्वास नजर आ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा पक्कापन नजर आ रहा था, जैसे हर काम कर गुजरने का ख्वाहिशमंद हो। तुम मुझे पूछते फिर रहे थे? वह टेबल पर मौजूद टोकनों पर निगाह दौड़ाता हुआ शांत स्वर में बोला। पल भर के लिए देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। उस पर निगाह मारने के बाद उसने पुनः खेल पर ध्यान लगाया और चाल चलने के बाद बोला, कौन हो तुम? बादशाह, वह मुस्कुराया। वैसे यह नाम यहाँ के यार लोगों ने दे रखा है, जाने किस्मत में क्या है। हर बड़े गेम में मैं बादशाह के दम पर लाखों समेट लेता हूँ। मैंने तुम्हें नहीं देखा, मुझे कैसे मालूम हो कि तुम? पहले तुम्हारी तसल्ली करा दूं, बाकी बातें बाद में करेंगे। कहने के साथ ही उसने कुछ दूर से गुजरते काले सूट वाले एक व्यक्ति को पास बुलाकर कहा, यहाँ पर मुझे यार लोग क्या कहते हैं? बादशाह साहब, उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा। जाओ। उसके बाद उसने देवराज चौहान पर निगाह मारी। सुना? हाँ, सोहनलाल को जानते हो? देवराज चौहान खेल में भी व्यस्त था। बादशाह के माथे पर बल पड़े। अगले ही पल वह सामान्य हो गया। हाँ, तुम? बाकी बातें कुछ देर बाद। देवराज चौहान ने उसे टोक दिया। बादशाह खामोश हो गया। भाई मेरे, ब्रीफकेस वाला मुस्कुरा कर बोला, ब्लाइंड चाल ही चलते रहोगे? टेबल पर बहुत माल इकट्ठा हो गया है, पत्ते देख लो, शो करवा लो, मेरा ब्रीफकेस हल्का हो रहा है। देवराज चौहान सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। तभी 4 में से एक खिलाड़ी पैक हो गया। गेम बढ़ने लगी। बंगले के बाहरी द्वार पर जो सूट पहने व्यक्ति मौजूद था, जिसने देवराज चौहान से बात करने के बाद बेल मारकर केबिन से दूसरे को बुलाया था, वह वहां जल रही एकमात्र ट्यूब की रोशनी में वैसा ही खड़ा था। रात के 9 बज रहे थे। हर तरफ शांति ही शांति थी। बाहरी माहौल को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि भीतर शहर के बड़े बड़े लोग बड़े बड़े दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। तभी देखते ही देखते एक कार बाहरी गेट से भीतर आई और तीव्र गति के साथ पोर्च में पहुंचकर रुकती चली गई। सूट वाले ने कार की तरफ देखा। एक साथ कार के चारों दरवाजे खुले और आनन फानन 6 आदमी बाहर निकले। भीतर मौजूद 7वें आदमी को उन्होंने खींचकर बाहर निकाला। वह 6 के 6 आदमी हट्टे कट्टे और सख्त इरादों वाले लग रहे थे। उनमें से 5 की उम्र 30 से 50 तक की थी, जबकि छठा 55-56 बरस का लग रहा था। उसके जिस्म पर कीमती सूट था। कार से बाहर आते ही वह एक तरफ खड़ा होकर सिगरेट सुलगाने लगा था और उस 7वें का रंग फक्क पड़ा हुआ था, जिसे वह सब अपने साथ लाए थे, जिसे खींचकर बाहर निकाला गया था। दहशत और खौफ से जैसे वह मरा हुआ लग रहा था। कुछ कहना चाहकर भी उसके होठों से कुछ नहीं निकल रहा था। दोनों ने उसे बाहों से पकड़कर जकड़ रखा था। सूट पहने कश लेते व्यक्ति ने एक का ध्यान प्रवेश द्वार पर खड़े व्यक्ति की तरफ किया तो वह उसके पास जा पहुंचा। क्या देखता है? उस व्यक्ति ने दांत भींचकर सूट वाले से कहा। कुछ नहीं। प्रवेश द्वार पर खड़े व्यक्ति ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर जल्दी से कहा। अपनी और अपने घर बार की खैरियत चाहता है? वह गुर्राया। हाँ हाँ, तो मुंह घुमा लो, इधर मत झांक। उसने फौरन मुंह फेर लिया। हमें जानता है? हाँ। तेरी इस हाँ का तभी फायदा है जबकि तू हमेशा इस बात को याद रखे कि हम कौन हैं और तेरा क्या हाल कर सकते हैं।
मुंह खोला तो तेरे शरीर का हर हिस्सा खुल जाएगा। उसके बाद तेरे घर परिवार के शरीरों के टुकड़े कर दिए जाएंगे। इससे ज्यादा हम नहीं समझाते। कहने का स्वर खूंखार था। अब मैंने कब कहा कि मैं मुंह खोलूंगा? उसने भय भरे स्वर में कहा। थोड़ा उधर को घुमा। उसने पुनः मुंह घुमा लिया। उसके पास से वह व्यक्ति हटकर अपने साथियों के पास पहुंच चुका था। सातवें को अभी तक बाहों से पकड़कर जकड़ रखा था। इस दौरान 55-56 वर्षीय सूट वाला टहलता हुआ वहां खड़ी कारों पर निगाह दौड़ा रहा था। करीब 5 मिनट बाद वह ब्राउन कलर की नई महंगी कार के करीब रुका, जो कि एक तरफ पार्क कर रखी थी। उसके नंबर पर निगाह मारी। नंबर प्लेट पर 8888 देखकर उसने कार की बॉडी को हाथ से थपथपाया और दूर खड़े अपने आदमियों को पास बुलाया। वह पांचों पास आ गए। सातवें को जकड़े घसीटने के अंदाज में साथ ही लाए थे। उस व्यक्ति ने अपने पांचों साथियों पर निगाह मारी, फिर 8888 नंबर वाली कार की डिक्की के हैंडल को पकड़कर दबाते हुए डिक्की खोल दी और पीछे हट गया। उसी पल जैसे छोटा सा तूफान उठा, वह पांचों उस सातवें आदमी पर टूट पड़े। करीब 1.5-2 मिनट तक बेरहमी से उसकी पिटाई की। उसके होठों से निकलने वाली चीखों को वह दूर तक नहीं जाने दे रहे थे। इतने में ही उस सातवें व्यक्ति की हालत टूटने फूटने वाली हो गई थी। एकाएक वह सब रुके। सातवां नीचे पड़ा, टूटे फूटे अंदाज में हिल रहा था। तभी पांचों में से एक ने जेब से चाकू निकाला और बटन दबाकर उसका फल खोला। कम रोशनी में चाकू का लंबा चौड़ा फल चमक उठा। यह देखकर सातवें की आंखें मौत के भय से फैल गई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, परंतु तभी चाकू वाला नीचे झुका और बाईं हथेली उसके होठों पर जमाई और चाकू का वार उसके पेट पर किया। वह तड़पा। चाकू का पूरा फल उसके पेट में जा धंसा। अन्य दो ने उसकी टांगे पकड़कर दबा ली थी कि वह ज्यादा तड़पकर टांगों के दम पर चाकू के वारों को रोकने की चेष्टा न करे। उसने चाकू को टेढ़ा करके पेट से इस तरह वापस निकाला कि पेट का काफी बड़ा हिस्सा कटता चला गया। सातवां तड़पा, परंतु जकड़ा होने की वजह से वह तड़प भी न सका। उसके बाद उसके पेट और छाती पर 2-3 वार किए गए। अब तक वह मरने की हालत में पहुंच गया था। तभी चाकू वाले व्यक्ति ने चाकू की नोक खास अंदाज में उसकी गर्दन पर रखकर घुमाई। वह व्यक्ति जोरों से तड़पा, फिर शांत पड़ गया। चाकू ने उसका आधा गला काट दिया था। उसके शांत पड़ते ही चाकू वाले ने उसके मुंह से हाथ हटाया। उनसे सना चाकू मरने वाले की ही कमीज से साफ करने लगा। उसकी टांगे जकड़े दोनों व्यक्ति टांगे छोड़कर पीछे हट गए। चाकू का फल और खून से लाल हो रहा हाथ साफ करने के बाद वह पीछे हटा तो दूसरे ने उसकी लाश को उठाया और 8888 नंबर वाली खुली कार की डिक्की में डाल दिया। चाकू वाले ने जेब से रुमाल निकाला और चाकू पर से अच्छी तरह अपनी उंगलियां साफ करके चाकू को लाश के ऊपर रखा और डिक्की बंद करके रुमाल वापस अपनी जेब में रख लिया। फिर काम खत्म हो जाने वाला अंदाज में उन्होंने एक दूसरे को देखा। 55-56 वर्षीय वह छठा व्यक्ति कुछ हटकर यह सब देख रहा था। कम रोशनी में अब उनके चेहरे काफी हद तक अस्पष्ट से नजर आ रहे थे। एक उनके पास पहुंचा। काम हो गया सर? कहने वाले का स्वर शांत था। निकलो यहां से। कहने के साथ ही उसने जेब से मोबाइल फोन निकाला और नंबर पुश करने लगा। चेहरे पर गंभीरता और आंखों में चमक थी। एक वापस पोर्च में खड़ी कार तक पहुंचा, परंतु पहले वह मुख्य दरवाजे पर खड़े सूट वाले के पास पहुंचा। सूट वाले का चेहरा अभी तक डर से भरा हुआ था। कुछ देखा तूने? उसने खतरनाक लहजे में कहा। नहीं, सूट वाला सूखे स्वर में बोला। हम यहाँ आए थे। उसकी आवाज पहले जैसी ही थी। नहीं, मैंने आप लोगों को यहाँ नहीं देखा। चीर फाड़ कर सुखा देंगे अगर इस बारे में कभी भी मुंह से कुछ निकला तो। दरिंदगी भरे स्वर में कहने के साथ ही वह आगे बढ़कर कार में बैठा और स्टार्ट करते हुए आगे खड़े अपने साथियों के पास रोका। बाकी के पांचों फौरन कार में प्रवेश कर गए। कार आगे का रास्ता तय करती हुई बंगले के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। सिर्फ 50 गज आगे जाकर ही वह कार बंगले के बीच की गली में जाकर रुक गई। हेडलाइट बंद कर दी गई। यह पीछे वाली गली थी और यहाँ से लोगों का आना जाना नहीं था। वह 6 के 6 जल्दी से बाहर निकले और कार की डिक्की खोलकर उसमें पड़े कपड़े निकाले और तेजी से जिस्म पर पहने कपड़े उतारकर डिक्की से निकाले कपड़े पहनने लगे। उनके कुछ ही मिनटों में उनके बदन पर पुलिस की वर्दियां चमक रही थी। उनमें से एक पुलिस कमिश्नर, एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, 2 पुलिस इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर थे। 55-56 वर्षीय पुलिस कमिश्नर ने कम शब्दों में अन्य पांचों को कुछ समझाया और फिर वह सब गली से बाहर निकलकर इधर उधर बिखर गए। कुछ दूर खड़ी कारों को एक एक ने संभाल लिया। एक ने गली वाली कार को बैक करके बाहर निकाला और मुनासिब जगह खड़ी कर दी। वह सब पुलिस कारें थी। उनमें वायरलेस सेट मौजूद था, परंतु बाहर से देखने पर यह मालूम नहीं हो पा रहा था कि वह पुलिस कारें हैं। अब
उन सबकी निगाहें उस बंगले के मुख्य गेट पर थी, जिसके भीतर जुआ चल रहा था। टेबल पर टोकनों का ढेर बढ़ चुका था। करीब 5-6 लाख रुपए के टोकन टेबल पर मौजूद थे। देवराज चौहान के पास टोकन और कैश दोनों ही खत्म हो चुके थे। यही हाल उसके साथ खेलने वाले ब्रीफकेस वाले का भी था। उसका ब्रीफकेस भी खाली हो चुका था। उसके पास सिर्फ 10-12 हजार के टोकन ही मौजूद थे। 4 खेलने वालों में से एक पहले ही पैक करा चुका था और दूसरा भी पत्ते फेंक कर पीछे हट चुका था। उत्सुकतावश 5-7 लोग टेबल के गिर्द आ खड़े हुए थे। इस बड़ी गेम को कौन जीत ले जाता है, सबके मन में यही प्रश्न था, क्योंकि देवराज चौहान पत्ते देखे बिना अब तक ब्लाइंड गेम खेल रहा था और सामने वाला पत्ते देखकर चाले चल रहा था। देवराज चौहान की खेलने वाले से नजरें मिली। वह थके अंदाज में मुस्कुराया। अब क्या कहते हो? चाल तुम्हारी है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। बहुत खतरनाक ब्लाइंड गेम खेलते हो, तुम्हें पत्ते देख लेने चाहिए थे, वह बोला। खैर छोड़ो, तुम्हारे पास माल खत्म हो गया लगता है। मेरे पास भी नहीं है। पत्तों को छोटा बड़ा कर लेते हैं, जिसके पत्ते बड़े होंगे वह सारा माल समेट लेगा। इससे पहले देवराज चौहान कुछ कहता, बादशाह बोल उठा, तुम चाल चलो। मेरे होते हुए इसके पास चाल चलने के लिए पैसे की कभी कमी नहीं होगी। जितने के भी टोकन चाहिए होंगे मेरे इशारे पर आ जाएंगे। सामने वाले ने होठ सिकोड़े टोकनों के ढेर पर नजर मारी। तभी उसकी जेब में मौजूद मोबाइल फोन की बीप बीप की पतली सी आवाज आई। उसने फौरन जेब से फोन निकाला और उसे ऑन करते हुए कान से लगाया। हेलो, मैं बाहर ही पार्किंग से बोल रहा हूँ, हमारा काम पूरा हो गया है, आवाज उसके कानों में पड़ी। उसका चेहरा पहले की ही तरह लापरवाह था। अब काम पूरा करने की बारी तुम्हारी है, हम यहां से निकल रहे हैं। ओके, कहने के साथ ही उसने मोबाइल फोन ऑफ किया और जेब में डाल दिया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। गेम को इतनी देर तक रोक कर रखना गलत है जनाब, वहां खड़े एक व्यक्ति ने कहा। उसने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया, फिर जेब से कार की चाबियां निकालकर देवराज चौहान के सामने लहराता हुआ बोला, यह मेरी नई कार की चाबियां हैं। कार बाहर खड़ी है, 4 लाख के करीब उसकी कीमत है। क्या चाहते हो? शो चाहता हूं। पूरी कार पर शो मिलेगी, इसमें से वापसी नहीं होगी, बादशाह बोला। मजबूरी है, मुझे तुम लोगों की यह बात माननी पड़ेगी। कहने के साथ ही उसने हाथ में थमी कार की चाबियां टोकनों में डाल दी। अगर गेम मेरी रही तो कार मेरे नाम कैसे ट्रांसफर होगी? मैं तो इसकी फिक्र तुम मत करो, बादशाह ने देवराज चौहान की बात काटकर कहा। यहां होने वाले बड़े जुए में अक्सर ऐसी हालत में कारें दांव पर लग जाती है, इसलिए यहां पर इस बात का पूरा इंतजाम रहता है कि कारों को फौरन दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया जा सके। इस तरह के कागजात यहाँ मौजूद है, तुम गेम की तरफ ध्यान दो। देवराज चौहान ने कश लिया। शो करो, कार को दांव पर लगाने वाला बोला। मौजूद सब लोगों की उत्सुकता इस वक्त चरम सीमा पर आ चुकी थी कि इतनी मोटी बाजी कौन ले जाता है। देवराज चौहान ने हाथ आगे बढ़ाया और उल्टे पड़े तीनों पत्ते में से एक को सीधा किया। वह गुलाम था। दूसरा खोला, वह नैला निकला। तीसरा खोला, वह गुलाम निकला। 2 गुलाम। कार को दांव पर लगाने वाला गहरी सांस लेकर थके स्वर में कह उठा, तुम किस्मत वाले निकले, मेरे पास 2 दहले हैं, बाजी तुम्हारी हुई। इतना कहने के साथ ही उसने अपने पत्ते उठाए और ताश की गड्डी में मिला दिए। वहां मौजूद लोगों में खुसुर खुसुर शुरू हो गई। बादशाह ने मुस्कुराकर देवराज चौहान के कंधे पर हाथ रखा। किस्मत वाले निकले तुम। इसके साथ ही बादशाह ने इशारे से वहां के कर्मचारी को बुलाकर कहा, सेल लेटर और कार बेचने की फाइल ले आओ, साहब से साइन करवाना है। इसके साथ ही बादशाह ने उस व्यक्ति का ब्रीफकेस उठाते हुए कहा, मेरे ख्याल में यह खाली ब्रीफकेस अब हमारे काम आएगा, तुम्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए, ले लो। हारे स्वर में क्या उठा, आज जितना पहले कभी नहीं हारा। तुम्हारी कार का नंबर क्या है? देवराज चौहान ने पूछा। 8888 ब्राउन कलर की नई कार है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। देवराज चौहान ने टोकनों के बीच पड़ी कार की चाबियां उठा ली। बादशाह ने उस खाली ब्रीफकेस को खोलकर अपनी टांगों पर रखा और टेबल पर पड़े टोकनों को गिन गिन कर ब्रीफकेस में डालने लगा। अभी टोकन काउंटर पर हिसाब होना बाकी था। गेम का 10% कटवाकर कैश रकम हासिल करनी थी। अंदाजन कार की कीमत तय करके उस कीमत का भी 10% चुकाना था। कार की सेल की फाइल भी आ गई। यह सारे काम अगले 30 मिनट में पूरे हो गए। तभी उस व्यक्ति ने बाथरूम का चक्कर लगाया और बाथरूम से मोबाइल फोन पर धीमे स्वर में बाहर कार में मौजूद पुलिस कमिश्नर से बात की। सर, काम पूरा हो गया है,
कार देवराज चौहान जीत चुका है, वह बाहर आने वाला है। मेरे लिए इस संबंध में और कोई काम नहीं, तुम्हारा काम यहीं तक का था। इसके साथ ही दूसरी तरफ से पुलिस कमिश्नर ने फोन ऑफ कर दिया। वह फोन को जेब में डालकर वापस हॉल में पहुंचा। बादशाह नोटों की गड्डियों को ब्रीफकेस में डाल चुका था। चलो वह कार दिखा दूं जिसके तुम मालिक बन गए हो, वह पास पहुंचते हुए बोला। जिस पर आया मैं था, लेकिन जाओगे तुम। घर तक जाने के लिए मुझे टैक्सी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देवराज चौहान, बादशाह और वह व्यक्ति बाहर निकलकर पार्किंग में खड़ी कार तक पहुंचे। कार का नंबर 8888 बेहद खूबसूरती के साथ चमक रहा था। यह कार अब तुम्हारी हो चुकी है, कहने के साथ ही वह 2 कदम पीछे हट गया। देवराज चौहान ने शांत भाव में मुस्कुराकर सिर हिलाया और कार का दरवाजा खोलने के पश्चात भीतर बैठते हुए उसे स्टार्ट किया। बादशाह उसकी बगल में आ बैठा। नोटों वाला ब्रीफकेस उसने पिछली सीट पर रखा और फाइल भी वहीं रख दी। देवराज चौहान हेडलाइट ऑन करके 4 कदम दूर खड़े कार हारने वाले को देखकर मुस्कुराया तो उसने हारी मुस्कान के साथ हाथ उठाकर हिलाया। गुड लक, शुभ यात्रा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और कार को आगे बढ़ाते हुए बंगले से बाहर ले आया और कुछ ही देर बाद कार शहर की मुख्य सड़क पर दौड़ रही थी। वह 6 की 6 कारें हलचल में आ चुकी थी। वह देवराज चौहान की कार के पीछे थी। देवराज चौहान की कार नजरों से ओझल न हो, इस कारण उन 6 पुलिस वालों ने कार में मौजूद वायरलेस सेटों पर एक दूसरे से संबंध बनाया हुआ था और कार की पोजीशन एक दूसरे को बताते जा रहे थे। देवराज चौहान अपने गिरद पड़े इस खतरनाक जाल से बिल्कुल अनजान था। बहुत बड़ा हाथ मार लिया, कहते हुए बादशाह हंसा। आमतौर पर ऐसे खेलों में 1,50,000 का ही हिसाब हो पाता है, इतना बड़ा हिसाब कम ही देखने को आता है। देवराज चौहान ने कार ड्राइव करते उड़ती निगाह बादशाह पर मारी। गुजरते वाहनों की हेडलाइटों की रोशनी में कभी कभार उनके चेहरे स्पष्ट रूप से चमक उठते थे। तुम जानते हो कि मैं तुम ही से मुलाकात करने आया था, देवराज चौहान बोला। हाँ, अब जान चुका हूँ, बादशाह ने हौले से सिर हिलाया। नाम क्या है तुम्हारा? महेश टंडन कहते हैं मुझे। करते क्या हो? खर्चे पानी के लिए जुआ और अमीर बनने के लिए इधर उधर नजरें मारता रहता हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा मौका नहीं आया कि मेरी नजरें कहीं टिक जाए, महेश टंडन बोला। मतलब कि अब टिक गई? हाँ, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। परसों सोहनलाल ने मुझसे मिलकर तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम ऐसी जगह जानते हो जहां करोड़ों की डकैती डाली जा सकती है। तुम उस डकैती को अंजाम देना चाहते हो, लेकिन खुद को इस काबिल नहीं समझते कि डकैती की योजना को अंजाम दे सको। महेश टंडन ने देवराज चौहान पर निगाह मारी। मैंने तुम्हारी तस्वीर कभी नहीं देखी, लेकिन सोहनलाल ने तुम्हारा जो हुलिया बताया था वह मैं देवराज चौहान ही हूँ। देवराज चौहान ने कष्ट लेते हुए कहा, इस तरह मैं शायद ही किसी से मिलता हूँ। सोहनलाल के जोर देने पर मुझे आना पड़ा। उसने यहाँ का माहौल समझाकर बताया था कि बादशाह के नाम से तुम्हें पूछूं तो तुमसे मुलाकात हो जाएगी। हाँ, सब कुछ मैंने ही उसे समझाया था, क्योंकि मेरे मिलने का कोई पक्का ठिकाना है नहीं और तुम्हारा ठिकाना बताने को वह तैयार ना था। ना ही वह मुझे तुम्हारे पास ले जाना चाहता था। उसका कहना था कि पहले वह तुमसे बात करेगा। तुम राजी हुए तो जुआ घर में आ ही जाओगे। सोहनलाल को कैसे जानते हो? देवराज चौहान ने पूछा। सोहनलाल से नहीं पूछा? जिक्र नहीं छिड़ा। सोहनलाल को मैं सीधे सीधे तौर पर नहीं जानता, मेरी खास पहचान वाला है। वह सोहनलाल की खास पहचान वाला है। वह जानता था कि देवराज चौहान से उसकी वाकफियत है और डकैती के लिए मुझे देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर की जरूरत है। इस तरह सोहनलाल ने मेरा मैसेज तुम तक पहुंचाया। सड़क पर आते जाते वाहनों पर नजरें मारता देवराज चौहान बोला, बोलो क्या है तुम्हारे दिमाग में? मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ। वह बातें मत दोहराओ जो सोहनलाल से कह चुके हो। उन बातों से मैं वाकिफ हो चुका हूँ। देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर कहा, कहाँ पर डकैती करने की सोच रहे हो? महेश टंडन ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया, फिर क्या उठा। तुम डकैती पर काम करने को तैयार हो? डकैती के लिए मैं अक्सर तैयार ही रहता हूँ, बशर्ते कि सारा मामला मेरी पसंद का हो और मेरी पसंद का पैमाना तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। काम की बात पर आ जाओ। महेश टंडन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि तभी उसके माथे पर बल पड़ गए। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। कुछ आगे ही पुलिस ने बैरियर लगा रखा था। वहां 6 पुलिस वाले मौजूद थे, जिनमें से 2 हथियारों को थामे सावधानी से खड़े थे और बाकी के 4 आते जाते वाहनों को चेक कर रहे थे, तलाशी ले रहे थे। उसके बाद वाहन को वहां से जाने का इशारा कर देते। आज पुलिस वाले इतने चौकस क्यों नजर आ रहे हैं? महेश टंडन के होठों से निकला। होगी कोई वजह, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहते हुए आगे वाली कार के पीछे अपनी कार रोक ली और कस लिया।
महेश टंडन ने सिर घुमाकर पीछे देखा, फिर बोला, अभी पीछे जगह है, बैक करके दूसरी सड़क पर ले लो। क्यों? पुलिस वाले तुम्हें पहचान सकते। वहम में मत पड़ो, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं कि वह पहचान लेंगे। देवराज चौहान की आवाज में विश्वास का भाव था। कुछ ही ऐसे पुलिस वाले होंगे जो मुझे पहचान सकते हैं। महेश टंडन ने देवराज चौहान के चेहरे पर नजर मारी। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, बिना मेकअप के? मेकअप करने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। यह तो खतरे वाली बात हुई। कभी भी कोई पुलिस वाला पहचान गया तो मुसीबत में फंस सकते हो। देवराज चौहान कुछ न बोला। आगे 3 कारें थी, उसके बाद उनका नंबर था। देवराज चौहान की कार के ठीक पीछे पुलिस की सादी कार आ रुकी। उसमें डीसीपी सूरज मल्होत्रा मौजूद था। उसके पीछे सब इंस्पेक्टर किशोर त्रिवेदी की कार आ पहुंची। इसी तरह पीछे आ रही पुलिस की सभी कारें वहां इकट्ठी होने लगी। उनके बीच अन्य वाहन भी आकर ठहर रहे थे। वाहनों की लाइन बढ़ती जा रही थी। यह देखकर कुछ पीछे कार ड्राइव करते आ रहे पुलिस कमिश्नर आनंद वर्मा के होठ भिज गए। चेहरे पर झुंझलाहट के भाव आए। फौरन वायरलेस पर संबंध बनाकर बात की। हेलो। कमिश्नर आनंद वर्मा के कानों में इंस्पेक्टर राजन रावत का स्वर पड़ा, जो कुछ आगे कार में था। ऑपरेशन बादशाह। सर, कहाँ हो? कमिश्नर आनंद वर्मा के दांत भिज चुके थे। आपके पीछे मेटाडोर है सर, मैं उसके पीछे हूँ। इंस्पेक्टर रावत का स्वर आया। आगे पुलिस ने बैरियर लगा रखा है, वहां कुछ पुलिस वाले कारों की तलाशी ले रहे हैं। उनकी अपनी कोई वजह होगी, कमिश्नर वर्मा ने खींच भरे स्वर में कहा। लेकिन देवराज चौहान वाली कार की तलाशी लेने पर डिक्की से लाश मिल गई तो हमारा सारा ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं सर, फौरन रास्ता साफ करवा दो। ओके सर। इसके साथ ही बातचीत समाप्त हो गई। कमिश्नर आनंद वर्मा ने हेडफोन उतारकर बगल की सीट पर रखा और होठ पीछे आसपास देखने लगा। आते जाते वाहन और कार की हेडलाइटें ही आंखों को लगी। तभी पास से कार निकली, जो कि आधी सड़क से उतरी फुटपाथ से टच सी हो रही थी। बैरियर की तरफ बढ़ती जा रही थी वह कार। कमिश्नर वर्मा ने ड्राइव करने वाले को पहचाना। हुआ इंस्पेक्टर राजन रावत था। 6 लोगों की इस पुलिस पार्टी को पूरा भरोसा था कि सादे कपड़ों और आम सी दिखने वाली कारों को देखकर देवराज चौहान शक नहीं कर सकता कि वह किसी घेरे में है। इस वक्त वह 6 के 6 पुलिस वाले हद से ज्यादा उत्साह और विश्वास में डूबे पड़े थे। कमिश्नर आनंद वर्मा के चेहरे पर कुछ हद तक चैन के भाव उभरे, रावत को बैरियर की तरफ जाते देखकर। वर्मा रावत की काबिलियत जानता था कि वह हालातों को अपने मतलब के अनुसार बदल लेता था। कमिश्नर वर्मा ने इस गोपनीय ऑपरेशन के लिए ऐसे साथी पुलिस वालों का ग्रुप बनाया था जो साहसी, तेज दिमाग, जान पर खेलने वाले और पूरी तरह विश्वासी थे। कमिश्नर आनंद वर्मा बहुत सख्ती से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था और किसी भी सूरत में हार का मुंह नहीं देखना चाहता था। उसे सिर्फ जीत चाहिए थी। न जीत पाने पर उसकी पूरी पार्टी का क्या अंजाम होगा, यह बात भी वह जानता था। और पुलिस पार्टी में शामिल हर पुलिस वाला भी इस अंजाम से वाकिफ था। इसलिए कोई भी किसी मौके पर चूकना नहीं चाहता था। तभी आगे का ट्रैफिक सरकने लगा। कमिश्नर आनंद वर्मा ने गहरी सांस ली कि सब ठीक हो गया। वर्मा जानता था कि इंस्पेक्टर रावत जैसे समझदार पुलिस वाले बहुत कम होते हैं। कुछ ही पलों बाद 6 पुलिस वालों के खामोश घेरे में घिरी देवराज चौहान की कार अपनी मंजिल पर बढ़ रही थी। देवराज चौहान और महेश टंडन के देखते ही देखते एकाएक सड़क पर लगा रखा बैरियर हट गया। पुलिस वाले इस तरह अपना काम छोड़कर पीछे हट गए जैसे जिस काम की वजह से यह सब कर रहे थे वह पूरा हो गया है। आगे रुकी कार आगे बढ़ी, फिर पीछे वाली, और उसके बाद रुके वाहन सामान्य गति से आगे बढ़ते हुए रफ्तार पकड़ने लगे। पुलिस वालों को अचानक क्या हुआ? अपना डिब्बा बोतल समेट कर चल पड़े। महेश टंडन ने गहरी सांस लेकर कहा और देवराज चौहान पर नजर मारी। देवराज चौहान ने कष्ट लिया और खुली खिड़की से सिगरेट बाहर उछाल दी। आजकल पुलिस वालों की ऐसी चेकिंग वजह बेवजह किसी भी सड़क पर शुरू हो जाती है और इसी तरह अचानक पुलिस वाले तलाशी लेना छोड़ भी देते हैं, देवराज चौहान ने कहा। हाँ, महेश टंडन ने सिर हिलाया। ऐसा कई बार होते मैंने भी देखा है। आजकल पब्लिक प्लेसों पर बम विस्फोट काफी बढ़ गए हैं, इसलिए पुलिस वाले ऐसा सख्त रुख अपनाते हैं। कई बार इसी तरह इत्तेफाक से ऐसा संयोग आ जाता है कि विस्फोटक सामग्री या फिर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है। जो भी हो, आतंकवाद के इस दौर को खत्म कर पाना आसान काम नहीं। ठीक कहते हो, आतंकवाद जब फैलता नजर आता है तो तब तक उसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी होती है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, और उन गहरी जड़ों तक पहुंच पाना भी संभव नहीं हो पाता। ठीक कहते हो। महेश टंडन ने गहरी सांस ली। स्ट्रीट लाइटों की रोशनी उन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। कार तेजी से सड़क पर दौड़ी जा रही थी। तुम बता रहे थे कि, देवराज चौहान ने कहना चाहा। हाँ,
लेकिन इस तरह दौड़ती कार में शायद अपनी बात ठीक तरह से ना कह सकूं। बात लंबी है और कई बातें जुड़ी हुई है, और वो कई बातें तुम जरूर पूछोगे। कहीं बैठकर तसल्ली से बात की जाए तो ठीक रहेगा। कहाँ बैठना है? देवराज चौहान ने शांत स्वर में पूछा। मेरे पास तो ऐसी कोई जगह है नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई जगह हो तो ठीक है, नहीं तो किसी होटल में रूम बुक करा लेते हैं, महेश टंडन ने कहा। होटल ही ठीक रहेगा। कार ड्राइव करते पुलिस कमिश्नर आनंद वर्मा ने वायरलेस सेट ऑन करके एसीपी सूरज मल्होत्रा से बात की। यस, सूरज मल्होत्रा का स्वर कानों में पड़ा। ऑपरेशन बादशाह, तुम्हारी पोजीशन क्या है? देवराज चौहान की कार कुछ दूर है लेकिन मेरी नजरों में है। देवराज चौहान की कार के पास कौन चल रहा है? सब इंस्पेक्टर किशोर त्रिवेदी और इंस्पेक्टर हरीश यादव। वह दोनों बारी बारी कभी उनकी कार के आगे हो जाते हैं तो कभी पीछे। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। देवराज चौहान को शक हो सकता है? नो सर, आसपास ट्रैफिक है, ऐसे में वो अपने घेराव के बारे में सोच भी नहीं सकता। हम लोग अपने काम में कहीं भी लापरवाही नहीं बरत रहे। गुड। आपकी क्या पोजीशन है? मैं पीछे हूँ और मुझे सब इंस्पेक्टर नीरज गुलाटी वाली कार नजर आ रही है। मैं गुलाटी की कार के पीछे आ रहा हूँ। बारी बारी सबसे संबंध बनाकर उनकी पोजीशन मालूम करते रहो। ओके सर। देवराज चौहान की कार आगे वाले मोड़ से अभी अभी दाएं मुड़ी है। देवराज चौहान को कहाँ घेरे सर? पहला मौका मिलते ही डिक्की में पड़ी लाश पुरानी पड़नी शुरू हो गई तो बात हल्की हो सकती है। ठीक है सर, मैं सबको घेरा तंग करने को बोलता हूँ। आनंद वर्मा ने वायरलेस सेट ऑफ कर दिया। आंखें सिकड़ी हुई थी, चेहरे पर गंभीरता और दृढ़ता नाच रही थी। देवराज चौहान को फौरन ब्रेक लगा देने पड़े। अगर वह ऐसा ना करता तो अभी अभी जिस कार ने ओवरटेक किया था उससे जबरदस्त टक्कर हो जाती, क्योंकि ओवरटेक करते ही वह कार ठीक आगे आकर एकाएक धीमी हो गई थी। उसकी कार रुकते ही आगे वाली कार भी रुक गई। इस सड़क पर कोई खास ट्रैफिक नहीं था। रात के 10:30 बज रहे थे। आगे वाली कार को भी रुकते पाकर देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। यह साला पागल तो नहीं है? महेश टंडन ने तीखे स्वर में कहा। नहीं, यह जो कोई भी है, इसने हमारी कार को रोका है, देवराज चौहान बोला। क्यों? देवराज चौहान की निगाह आगे वाली कार पर टिकी रही, जिसका ड्राइविंग डोर खोलकर 38-40 वर्षीय व्यक्ति निकला और उनके पास आ पहुंचा था। देवराज चौहान की एकटक निगाह उस पर थी। पास पहुंचकर वह ठिठका। उसका दायां हाथ जेब में था और बाएं हाथ से आई कार्ड निकालकर खिड़की से भीतर देवराज चौहान के सामने किया। देवराज चौहान यह महसूस कर चुका था कि उसका दायां हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर है। मैं इंस्पेक्टर राजन रावत हूँ, रावत ने शांत स्वर में कहा। कार्ड थामते हुए देवराज चौहान सतर्क सा नजर आने लगा। मस्तिष्क में कई तरह के सवाल उभरे। कार्ड पर निगाह मारकर वापस लौटा दिया। हमें क्यों रोका गया है? महेश टंडन ने सिर आगे करके उसे देखा। इंस्पेक्टर रावत आई कार्ड जेब में रखता हुआ बोला, पुलिस को खबर मिली है कि इस कार में कीमती सामान ले जाया जा रहा है। देवराज चौहान ने महेश टंडन को देखा। पिछली सीट पर ब्रीफकेस पड़ा है। देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहा, उसमें नोट भरे पड़े हैं। अगर तुम नोटों को कीमती सामान कह रहे हो तो हमें रोकने का कोई फायदा नहीं है। तभी 2 अन्य कारें सड़क के किनारे आकर रुकी। उनमें से सब इंस्पेक्टर नीरज गुलाटी और इंस्पेक्टर हरीश यादव बाहर निकले और कार के पास पहुंचे। इंस्पेक्टर हरीश यादव ने कार के नंबर पर नजर मारी और फिर कार की बॉडी थपथपा कर बोला, इसी कार के बारे में टिप मिली थी। कहते हुए वह पास पहुंचा और देवराज चौहान पर नजर मारकर रावत से बोला, कुछ मिला इंस्पेक्टर? अभी चेक नहीं किया, रावत ने उससे कहा। सब इंस्पेक्टर नीरज गुलाटी महेश टंडन की तरफ जा खड़ा हुआ था कि अगर वह कोई हरकत करने की चेष्टा करे तो उस पर फौरन काबू पा ले। इंस्पेक्टर रावत ने पिछली सीट पर पड़े ब्रीफकेस पर नजर मारी। कितना है ब्रीफकेस में? 7-8 लाख होगा, दिखाओ। देवराज चौहान ने थोड़ा सा टेढ़ा होकर पीछे वाली सीट पर पड़े ब्रीफकेस को उठाकर अपनी टांगों पर रखा और उसे खोला। महेश टंडन ने कार की डोम लाइट ऑन कर दी। रोशनी में ब्रीफकेस में पड़े नोट चमक उठे। अगर तुम लोग यह सोच रहे हो कि इन नोटों को हथिया लोगे तो यह तुम लोगों की भूल है। यह हमारा पैसा है और हम सरकार को टैक्स देते हैं, महेश टंडन बोला। नोटों को देखने के बाद इंस्पेक्टर रावत ने शांत स्वर में कहा, इतना पैसा कहीं ले जाना बड़ी बात नहीं है। हम तो गैर कानूनी सामान की आशा कर रहे थे, रावत ने लापरवाही से कहा। बंद कर लो इसे। देवराज चौहान ने ब्रीफकेस बंद करके वापस पीछे वाली सीट पर रख दिया। तभी इंस्पेक्टर हरीश यादव ने खुली खिड़की के बीच हाथ डाला और इग्निशन में लटक रही कार की चाबियों को निकालकर अपने कब्जे में कर लिया। देवराज चौहान ने शांत और सब्र भरी निगाहों से इंस्पेक्टर हरीश यादव को देखा। क्या कर रहे हो? महेश टंडन उखड़े स्वर में बोला। हरीश यादव ने कुछ झुककर खुली खिड़की से महेश टंडन को घूरा। आपको फिर बता देते हैं कि पुलिस कंट्रोल रूम को
फोन पर खबर मिली है कि इस नंबर वाली कार में कोई खास सामान, महत्वपूर्ण या फिर अवैध सामान जैसी कोई चीज मौजूद है। इंस्पेक्टर हरीश यादव ने शब्दों को चबाकर कहा, अगर वह फोन कॉल ब्रीफकेस में मौजूद नोटों को लेकर है तब तो कोई खास गंभीर मसला नहीं है, लेकिन हम आपकी जुबान पर विश्वास करके आपको यूं जाने नहीं दे सकते। आप दोनों कार से बाहर आ जाइए ताकि हम तसल्ली से कार की तलाशी ले लें। मेरे ख्याल में आपको इस बात पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। देवराज चौहान और महेश टंडन की नजरें मिली। देवराज चौहान का चेहरा सपाट और गंभीर था, जबकि महेश टंडन उखड़ा सा लग रहा था। तुम लोग बिना वजह शरीफ लोगों को तंग कर रहे हो, महेश टंडन तीखे स्वर में कह उठा। इंस्पेक्टर हरीश यादव के चेहरे पर कठोरता के भाव नाच उठे। तुम भूल रहे हो कि हम अभी तक बहुत शराफत से बात कर रहे हैं तुम लोगों से। ठीक उसी पल पास आकर एक और कार रुकी और फुर्ती के साथ सब इंस्पेक्टर किशोर त्रिवेदी बाहर निकलकर करीब आया। पल भर के लिए सबकी नजरें उस पर गई। सर, सब इंस्पेक्टर किशोर त्रिवेदी सतर्क स्वर में कह रहा था, कार का नंबर यही है 8888। हमें इसी नंबर वाली कार की तलाश थी। इन्हें खींचकर बाहर निकालिए सर। खबर के मुताबिक तो कार में कोई गैर कानूनी चीज मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर हरीश यादव ने देवराज चौहान और महेश टंडन को घूरा। सुना, उसने शब्दों को चबाकर कहा, घसीट कर बाहर निकालें। पूछना क्या है सर? सब इंस्पेक्टर किशोर त्रिवेदी कार का दरवाजा खोलते हुए देवराज चौहान की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ क्या उठा, मैं अभी इन्हें बाहर। तभी देवराज चौहान ने सख्ती से उसकी कलाई थाम ली। पल भर के लिए मानो वक्त ठहर गया हो। देवराज चौहान ने सब इंस्पेक्टर किशोर त्रिवेदी को घूरा। जल्दबाजी मत करो, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने उसकी कलाई छोड़ दी। किशोर त्रिवेदी दांत भींच कर रह गया। बाहर निकलो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। इन लोगों को अपना काम पूरा कर लेने दो। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि इन्हें गलत खबर मिली है। लेकिन महेश टंडन ने कहना चाहा, पुलिस वालों को अपना काम कर लेने दो। क्या मालूम ये पुलिस वाले हैं भी या नहीं। हमने तो एक का ही कार्ड देखा है, ऊपर से यह 3 और आ गए। किसी के जिस्म पर वर्दी नहीं है। हो सकता है यह सब इन लोगों की कोई चाल हो। ये लोग हमें लूटना चाहते हो। देवराज चौहान ने कार्ड से सटे खड़े पुलिस वाले को देखा। हम पुलिस वाले हैं, कहने के साथ ही इंस्पेक्टर हरीश यादव ने अपना कार्ड निकालकर उनके सामने किया। कार की डोमलाइट में देवराज चौहान ने अच्छी तरह कार्ड देखा। देवराज चौहान बिना कुछ कहे कार से बाहर आ गया। दांत पीछे महेश टंडन ने पिछली सीट पर पड़ा नोटों वाला ब्रीफकेस उठाया और कार से बाहर निकल आया। उसकी तरफ खड़े सब इंस्पेक्टर नीरज गुलाटी ने फौरन जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी कमर से लगाकर सख्त स्वर में कहा, बहुत चिड़चिड़ कर रहे हो, अब सीधी तरह खड़ा रहना। महेश टंडन होठ बीच कर रह गया। देवराज चौहान के बाहर निकलते ही इंस्पेक्टर हरीश यादव ने रिवॉल्वर निकाली और उसके बदन से सटाकर कठोर स्वर में कह उठा, जब तक हमारी तलाशी पूरी नहीं हो जाती तब तक एक कदम भी दाएं बाएं मत करना। देवराज चौहान का इरादा कुछ भी करने का नहीं था। उसे इतनी ही तसल्ली थी कि इन पुलिस वालों में से कोई भी उसे देवराज चौहान के रूप में नहीं पहचान पाया। पहचान लिया होता तो अब तक इन्होंने जाने क्या कर देना था। अगर तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं तो बातों में वक्त बर्बाद कर रहे हो। रावत लापरवाही से कह उठा, आज मेरी साली का जन्मदिन है, बीवी मायके गई हुई है। साली अभी भी डिनर के लिए मेरी वापसी का इंतजार कर रही होगी। ऐसे मौके कभी कभार ही मिलते हैं। कल बीवी वापस आ गई तो दोबारा साली का जन्मदिन मनाने का मौका जाने कब मिलेगा। मुझे जल्दी घर पहुंचना है। कहने के साथ ही रावत होले से हंसा। फिर सब इंस्पेक्टर किशोर त्रिवेदी से बोला, कार की अच्छी तरह तलाशी लो। उसके बाद त्रिवेदी और रावत कार के दरवाजे खोलकर भीतर घुस गए और कार को उधेड़ने वाले अंदाज में कार की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इस काम में जानबूझकर उन्होंने 5 मिनट लगा दिए। फिर रावत बाहर निकलता हुआ बोला, शायद हमें गलत खबर मिली है, लेकिन फोन कंट्रोल को तो कार का नंबर 8888 ही बताया गया था। यादव बोला, गलत खबर होगी, रावत ने लापरवाही से कहा। सब इंस्पेक्टर किशोर त्रिवेदी भी कार से बाहर निकल आया। यादव ने देवराज चौहान के बदन से रिवॉल्वर हटाकर जेब में डाल ली। नीरज गुलाटी ने भी महेश टंडन पर से रिवॉल्वर हटा ली। चलें? इंस्पेक्टर राजन रावत ने इंस्पेक्टर हरीश यादव को देखा। मुझे साली के पास पहुंचना है। हम शरीफ लोग हैं, कार के दूसरी तरफ खड़े महेश टंडन ने अकड़ भरे स्वर में कहा। मैंने तो पहले ही कहा था, आप लोगों को दूसरों के वक्त की कदर करनी चाहिए। हम घर से निकाले हुए हैं क्या? हमारा वक्त कीमती नहीं है क्या? नीरज गुलाटी ने तीखे स्वर में कहा। महेश टंडन चुप सा हो गया। आप लोग जा सकते हैं, इंस्पेक्टर हरीश यादव जैसे सारा मामला खत्म करते हुए बोला। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। कार की चाबियां? यादव ने कार की चाबियां देवराज चौहान के हवाले कर दी। देवराज चौहान कार में आ बैठा। महेश टंडन बैठने ही लगा था कि तभी सब इंस्पेक्टर नीरज गुलाटी ने महेश टंडन को बैठने से रोकते हुए कहा, सर, कार की डिक्की तो दिखी नहीं। उसमें भी कुछ नहीं है, महेश टंडन झल्लाया। क्यों हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो? डिक्की में भी नजर मार लो और चलो, इंस्पेक्टर राजन रावत जैसे बोरियत भरे स्वर में क्या उठा।
सब इंस्पेक्टर किशोर त्रिवेदी कार के पिछले हिस्से में पहुंच गया। डिक्की खोली गई। कार के स्ट्रीट लाइट में डिक्की में मौजूद लाश चमकने लगी। किशोर त्रिवेदी के होठों पर जहरीली मुस्कान उभरी। दूसरे ही पल वह तेज स्वर में बोला, सर, डिक्की में लाश। क्या? लाश सर? मर्डर करके ये लोग लाश डिक्की में रखकर कई ठिकाने लगाने जा रहे हैं। ठीक इसी पल इंस्पेक्टर हरीश यादव की रिवॉल्वर कार में बैठे देवराज चौहान की गर्दन से जा सटी और हाथ बढ़ाकर कार की चाबियों को अपने कब्जे में ले लिया। 2 पल के लिए देवराज चौहान कुछ समझ नहीं सका। कर दिया ना साली का जन्मदिन खराब। आज तो साली का केक काटना था। तुम लोग हम पुलिस वालों की इच्छाओं का भी सम्मान नहीं करते, उखड़े हुए स्वर में कहते हुए रावत कार की डिक्की की तरफ बढ़ गया। सब इंस्पेक्टर नीरज गुलाटी ने रिवॉल्वर महेश टंडन के बदन से पुनः सटा दी थी। क्यों शरीफ की औलाद? गुलाटी दांत भींचकर बोला। लाश ढोता फिर रहा है और मैं नहीं जानता कि। तसल्ली रख, हम सब जनवा देंगे, गुलाटी ने जहरीले स्वर में कहा। साला छाती ठोककर हमसे बात कर रहा था। महेश टंडन के चेहरे के भाव देखने लायक थे। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता आ गई थी, दांत भींच गए थे। क्यों? इंस्पेक्टर हरीश यादव एकाएक पुलिसिया अंदाज में गुर्रा उठा। लाश को किधर की सैर कराने का इरादा था? किसकी लाश है ये? कब और कहाँ मारा इसे? मैं लाश के बारे में कुछ नहीं जानता, देवराज चौहान ने शब्दों को चबा कर कहा और कार से बाहर निकलकर डिक्की की तरफ बढ़ा। रिवॉल्वर सटाए हरीश यादव सावधानी से उसके साथ था। देवराज चौहान ने डिक्की में पड़ी लाश को देखा। लाश के पास ही पड़ा खुला चाकू चमकता नजर आया। मरने वाले को उसने पहले कभी नहीं देखा था। महेश टंडन भी करीब पहुंचा। नीरज गुलाटी की रिवॉल्वर उससे सटी हुई थी। लाश को देखते ही उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। जानते हो इसे? देवराज चौहान ने महेश टंडन से पूछा। नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, महेश टंडन ने होठों पर जीभ फेर कर कहा। जब हम पूछताछ करेंगे तो दोनों को सब कुछ याद आ जाएगा, हरीश यादव गुर्राया। राजन रावत ने कार की डिक्की बंद करके देवराज चौहान और महेश टंडन को देखा। बाकी बातें तो बाद में सामने आ जाएगी, रावत शब्दों को चबाकर कठोर स्वर में कह उठा। लेकिन तुम लोगों के पास नोटों से भरा जो ब्रीफकेस है, उसे देखकर यह बात सामने आती है कि वह नोट इस आदमी के थे। तुम लोगों ने इसकी हत्या करके वह नोट छीन लिए और लाश को कहीं दूर फेंकने जा रहे थे। मेरे ख्याल में जिसकी लाश तुम लोगों की कार की डिक्की में पड़ी है, वह अवश्य तुम लोगों की पहचान वाला रहा होगा। देवराज चौहान कुछ कहने लगा कि हरीश यादव कठोर स्वर में कह उठा। इन दोनों को पुलिस हेडक्वार्टर ले चलो। सब इंस्पेक्टर किशोर त्रिवेदी ने महेश टंडन के हाथ से नोटों वाला ब्रीफकेस ले लिया। यह क्या जाती है हमारे साथ? हम, महेश टंडन ने कहना चाहा। चुप। सब इंस्पेक्टर नीरज गुलाटी ने रिवॉल्वर की नाल का दबाव उसके पेट पर बढ़ा दिया। तुम लोगों को हमारी बात सुननी चाहिए कि, देवराज चौहान ने कहा। जुबान बंद रखो। रावत ने देवराज चौहान को घूरा। तुम क्या चाहते हो कि हम सड़क पर खड़े होकर ही केस को हल कर दें? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? सुरेंद्र पाल, देवराज चौहान ने होठ बीच कर कहा। और तुम्हारा? महेश टंडन। उसके गले से सूखा सा स्वर निकला। इनकी तलाशी लो, रावत ने कहा और खुद आगे बढ़कर देवराज चौहान की तलाशी लेने लगा। सब इंस्पेक्टर किशोर त्रिवेदी ने महेश टंडन की तलाशी ली। महेश टंडन से कुछ नहीं मिला, परंतु देवराज चौहान की जेब से रावत को रिवॉल्वर मिली। इस रिवॉल्वर का लाइसेंस है तुम्हारे पास? रावत ने उसे घूरा। नहीं। देवराज चौहान का चेहरा कठोर था। बिना लाइसेंस के हथियार भी रखता है। इंस्पेक्टर हरीश यादव ने कड़वे स्वर में कहा। सब मिलकर बैठे 20 साल के लिए तो तू अंदर गया और तू भी। महेश टंडन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम दोनों उस कार में बैठो। रावत ने बरामद रिवॉल्वर अपनी जेब में डाली। त्रिवेदी, तुम इनकी कार ड्राइव करते हुए हमारे पीछे चलो। ब्रीफकेस संभाल कर रखना, नोटों को पार मत कर देना, नहीं तो वर्दी उतरवा दूंगा। मैं गलत काम नहीं करूंगा सर। चलो। हरीश यादव ने रिवॉल्वर का दबाव देवराज चौहान पर बढ़ाया। उस कार में कोई चालाकी, कोई शरारत मत करना। आज मेरा पूरा मूड है तुम लोगों को शूट कर देने का। देवराज चौहान ने कार से टेक लगा ली। चेहरे पर सख्ती और बढ़ गई। जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई। हरीश यादव की आंखें सिकुड़ी, होठ भींच गए। सुना नहीं तूने कि? सब कुछ सुना, बार बार सुना, देवराज चौहान ने सख्त सपाट स्वर में कहा। तुम लोग पुलिस हेडक्वार्टर ले जाना चाहते हो तो ले चलो, लेकिन हम जो कहना चाहते हैं वह सुनो, ताकि हेडक्वार्टर पहुंचकर हमने तुम्हारी ही सुननी है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वह अभी सुनना जरूरी है, क्योंकि जो मैं साबित करना चाहता हूं हो सकता है उसके गवाह बाद में ना मिले। क्षण भर के लिए वहां चुप्पी सी छा गई। साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो और जल्दी कहो, रावत बोला। पहली बात तो यह है कि हमने हत्या नहीं की। डिक्की में पड़ी लाश के बारे में हमें कोई खबर नहीं थी और यह कार सिर्फ 40 मिनट पहले ही हमने जुए में जीती है। जुए में? हाँ, ब्रीफकेस में पड़े नोट और यह कार जुए में जीती है। सिर्फ 40 मिनट पहले की बात है यह। देवराज चौहान अपने शब्दों पर
जोर देकर समझाने वाले अंदाज में बोला, मतलब कि डिक्की में लाश पहले से ही मौजूद थी। इंस्पेक्टर हरीश यादव गुर्रा, झूठ बोलता। मैं सच कह रहा हूँ और मेरे साथ अब भी चलो जहां मैंने जुआ खेला है। वहां के लोग मेरी बात को सच साबित करेंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी मालूम हो जाएगा कि जब मैं जुआ घर में था तो डिक्की वाले आदमी की हत्या तब की गई। हमारा इस हत्या में कोई हाथ नहीं। अगर तुम लोग मेरे साथ वहां नहीं गए जहां मैं जुआ खेल रहा था, इस बात की गवाही देने वाले वहां से निकल सकते हैं। इंस्पेक्टर यादव और इंस्पेक्टर रावत की नजरें मिली। बकवास करता है यह, सब इंस्पेक्टर नीरज गुलाटी ने दांत भींच कर कहा। अगर यह हमें बेवकूफ बना रहा है तो इसकी चाल ज्यादा देर नहीं चलने वाली, रावत ने यादव से कहा। परंतु कड़वी निगाहें देवराज चौहान पर थी। हेडक्वार्टर में चलकर इसे तबीयत से खींचेंगे, लेकिन देख भी लेते हैं यह जो कह रहा है वह सच है या नहीं। सच भी हुआ तो तब भी बचने वाला नहीं। बिना लाइसेंस की रिवॉल्वर रखता है, जुआ खेलता है। पास में मौजूद नोटों के बारे में भी इसके पास यही जवाब होगा कि जुए में जीते हैं। मतलब कि यह फंस तो गया ही है। चलो हेडक्वार्टर जाते वक्त तो उस जुआ घर में भी देख लेते हैं जहां यह खेला है। उन लोगों का भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। यहाँ से चलो। देवराज चौहान और महेश टंडन को उन्होंने अपनी कार में फंसा कर बिठाया, इस तरह कि दोनों कोई गड़बड़ न कर पाए। अपनी कारें उन्होंने वहीं छोड़ दी। सब इंस्पेक्टर किशोर त्रिवेदी देवराज चौहान वाली कार ड्राइव करता आगे वाली कार के पीछे चल पड़ा। नोटों से भरा ब्रीफकेस उसकी बगल में पड़ा था। 40 मिनट का सफर तय करके वह सब उस बंगले पर पहुंचे जहां जुआ खेला जाता था, और जुआ खेलना अभी भी बदस्तूर जारी था। देवराज चौहान और महेश टंडन इंस्पेक्टर राजन रावत और इंस्पेक्टर हरीश यादव को सीधे कैश काउंटर पर ले गए, जहां से टोकन लिए जाते थे। बाकी सब पुलिस वाले बाहर ही थे। जुए में जीती देवराज चौहान की कार और कार की डिक्की में मौजूद लाश की देखभाल कर रहे थे। उनके कुछ कहने से पहले ही इंस्पेक्टर राजन रावत ने कैश टोकन काउंटर पर मौजूद व्यक्ति को घूर कर देखा। फिर कड़वे कठोर स्वर में बोला, तो यहाँ पर जुए का अड्डा चलाया जाता है? उस व्यक्ति ने आंखें सिकोड़कर रावत को देखा। देखता क्या है? रावत ने पूर्ववत स्वर में कहा। मेरे जिस्म पर वर्दी नहीं है तो क्या तेरी आंखों में इतना दमखम भी नहीं है कि पुलिस वालों को पहचान सके? कहने के साथ ही रावत ने जेब से अपना कार्ड निकालकर उस व्यक्ति के आगे किया। उसने बिना हाथ लगाए दूर से ही कार्ड देखा। चेहरा शांत ही रहा। रावत ने कार्ड जेब में डाला और दांत भींच कर कह उठा, पहले यह मामला निपट जाए, फिर देखता हूं इस जुए खाने को, इसे और इसे। रावत ने देवराज चौहान और महेश टंडन की ओर इशारा किया। इन्हें पहचानते हो? उस व्यक्ति ने दोनों को देखा और इनकार में सिर हिला दिया। नहीं। देवराज चौहान ने कहना चाहा कि इंस्पेक्टर हरीश यादव क्या उठा, तुम खामोश रहो, पहले हम बात कर लें, उसके बाद तुम्हारी भी सुन लेंगे। देवराज चौहान होठ भींच कर रह गया। महेश टंडन की आंखें सिकड़ी हुई थी। तुम कहते हो कि इसे नहीं जानते, इंस्पेक्टर रावत ने पहले जैसे स्वर में कहा, लेकिन यह कहते हो कि कुछ देर पहले यहीं पर जुआ खेल रहे थे। लाखों रुपए के साथ साथ इन्होंने एक जुएबाज की कार भी जीती। उस व्यक्ति ने पुनः शांत अंदाज में गर्दन हिलाई। तुम कहते हो तो अवश्य लाखों जीते होंगे, कार भी जीती होगी, जुआ भी खेला होगा, लेकिन वह जगह कोई और रही होगी। कम से कम इन दोनों को मैं यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। आज से पहले ये लोग यहाँ कभी नहीं आए। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता नचने लगी। महेश टंडन ने उलझी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। हो गई तसल्ली? यह झूठ बोलता है। महेश टंडन एकाएक चीख करके उठा। मुझे तो यह सच बोलता लग रहा है, रावत ने कड़वे स्वर में कहा। अब चलो। महेश टंडन ने उस व्यक्ति को घूर कर देखा। साले, मुझे नहीं पहचानता? मैं बादशाह जो। जनाब, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं आप लोगों को नहीं जानता। उल्लू के पट्टे, महेश टंडन गुर्राया। कुछ देर पहले तो मेरे सिर से सिर जोड़कर जीते टोकनों का हिसाब कर रहा था, उन टोकनों का कैश मेरे हवाले किया, और अब कहता है कि। उस व्यक्ति ने रावत को देखा। आप इसे पागल खाने से तो नहीं पकड़ लाए? जिस इंसान को मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा, वह कहता है कि कुछ देर पहले मेरे साथ था। महेश टंडन दांत भींचकर रह गया। उसके बाद महेश टंडन ने वहां मौजूद स्टाफ मेंबरों से बादशाह के रूप में अपनी निशानदेही करानी चाहिए, परंतु हर किसी ने उसे पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस सारे काम में 10 मिनट लग गए। महेश टंडन के चेहरे पर न समझ में आने वाले भाव थे। इंस्पेक्टर हरीश यादव ने देवराज चौहान को देखा। क्यों भाई, तुम्हारा कोई भाई बंधु यहाँ है तो तुम भी पूछ लो, यादव तीखे स्वरों में बोला। देवराज चौहान ने सपाट निगाहों से यादव को देखा। मेरी तसल्ली हो चुकी है। देवराज चौहान की आवाज में ठंडक थी। बहुत जल्दी हो गई, यादव के स्वर में एकाएक व्यंग उभरा। देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव नाचने लगे। अब मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को यहाँ लाकर गलती की।
देवराज चौहान ठंडे स्वर में ही बोला, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई नहीं पहचानेगा। तुम लोगों ने सारा प्रोग्राम पहले से ही सजा कर रखा हुआ था। तुम लोग जो चाहते हो वही हो रहा है। उस कार की डिक्की में लाश भी तुम लोगों ने सजाई है और तुम पहले से ही जानते थे कि मैं वह कार जीतने जा रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि वह कार हारने वाला भी तुम लोगों का आदमी था, या तुम लोगों के इशारों पर ही कार हारा था। लेकिन हमें क्यों फांसा गया है? जबकि बकवास मत करो। हम कानून के रखवाले हैं, पुलिस वाले हैं, जनता के रक्षक हैं। अपराध को कम करना, अपराधी को पकड़ना हमारी ड्यूटी है। हम भला क्यों अपराध करेंगे? इंस्पेक्टर हरीश यादव तीखे स्वर में कह उठा। आमतौर पर पकड़े जाने पर हर अपराधी यही कहता है कि वह अपराधी नहीं है, और तुम नवाब की औलाद अपना अपराध हम पुलिस वालों पर थोप रहे हो। यहाँ से चलो, अब भी तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना है। सुना तुमने रावत? रावत ने गहरी सांस ली। मैंने कहाँ सुना? रावत मुंह बनाकर बोला, मैं तो अपनी साली के बारे में सोच रहा हूँ। सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। वह केक तैयार करके बैठी होगी। आज मेरा पूरा प्रोग्राम था कि केक काटने का। अगले जन्मदिन का क्या भरोसा? तब तक उसकी शादी हो गई, फिर तो उसका आदमी ही उसका केक काटेगा, मुंह मीठा करेगा। इंस्पेक्टर रावत और यादव देवराज चौहान और महेश टंडन को वहां से बाहर ले आए। उन दो कारों की रवानगी फिर शुरू हो गई। देवराज चौहान द्वारा जीती गई कार को सब इंस्पेक्टर किशोर त्रिवेदी पीछे पीछे ला रहा था, और उसके आगे वाली कार को सब इंस्पेक्टर नीरज गुलाटी ड्राइव कर रहा था, जिसकी पीछे वाली सीट पर इंस्पेक्टर हरीश यादव और रावत देवराज चौहान और महेश टंडन को इस तरह फंसाए बैठे थे कि वह दोनों कोई हरकत न कर पाए। करे तो इसके लिए उन्होंने रिवॉल्वर पकड़ रखी थी। ठीक तभी वायरलेस सेट पर सिग्नल मिला। कार ड्राइव करते नीरज गुलाटी ने फौरन हेडफोन सिर पर लगाया और सेट ऑन करके बोला, हेलो, ऑपरेशन बादशाह। उसके कानों में पुलिस कमिश्नर आनंद वर्मा का स्वर पड़ा। सर। सब इंस्पेक्टर नीरज गुलाटी एकाएक सतर्क नजर आने लगा। रिपोर्ट। सब ठीक है सर, हम वहीं पहुंच रहे हैं, नीरज गुलाटी ने फौरन कहा। सारा काम वैसे ही हुआ है जैसा हम चाहते थे? यस सर। दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। स्टीयरिंग संभाले दूसरे हाथ से नीरज गुलाटी ने हेडफोन उतारा। हेडक्वार्टर से फोन था। इंस्पेक्टर राजन रावत बोला, हाँ इस कमिश्नर साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं, नीरज गुलाटी ने कहा। रावत ने अपने साथ सटे बैठे देवराज चौहान के अंधेरे में डूबे चेहरे पर निगाह मारी। यादव, रावत ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ वहां पहुंचकर इन्हें बताना पड़ेगा कि हम पुलिस वाले कैसी कैसी यातनाएं देते हैं। कार में हमारे पास वक्त है, उस छोटे से सफर में इन्हें बता देते हैं। वक्त बीत जाएगा और यह भी हर उन यातनाओं से वाकिफ हो जाएंगे जिन्हें जरूरत पड़ने पर हम इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा मतलब कि अगर इन्होंने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया तो फिर हमें उन्हीं यातनाओं का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। रावत ने बात काटी। देवराज चौहान के दांत भींचे हुए थे। महेश टंडन के चेहरे पर सख्ती थी। 3rd डिग्री का इस्तेमाल तो तुम लोगों ने सुन ही रखा होगा। इंस्पेक्टर हरीश यादव ने शांत स्वर में कहा, वैसे यातनाओं को हम पसंद नहीं करते, लेकिन तब ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं जब कोई सख्त खतरनाक मुजरिम हमारे हाथों में चढ़ जाता है और मुंह नहीं खोलता, और अपराधी ही हमें मजबूर करता है कि हम 3rd डिग्री का इस्तेमाल करें। कभी कभी कानून की रक्षा करने के लिए हमें भी गैर कानूनी ढंग से काम करना पड़ता है, वरना अपराधी तो ऐसे ऐसे खतरनाक होते हैं कि हम लोगों को भी जिंदा न छोड़े। कहने के साथ ही यादव ने गहरी सांस ली। देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती छाई रही। ऐसे अपराधियों को हम डंडों से नहीं मारते, टायर या ट्यूब के छोटे छोटे टुकड़ों से पीटते हैं। इसी से ही कई सीधे हो जाते हैं और अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। जरूरत पड़ने पर पैरों में रोलर फेर कर जांघों की नसों पर इस तरह दबाव डाला जाता है कि अपराधी पीड़ा से मुंह खोलने पर मजबूर हो जाता है। अगर इससे भी काम ना बने फिर करंट का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कम वोल्ट का करंट होता है वो, परंतु इससे तुम जैसे अपराधी सीधे हो जाते हैं। एक और रास्ता है, खास तौर से उन अपराधियों के लिए जो खुद को बहुत मजबूत समझते हैं। उनके दोनों हाथ पीछे बांधकर पैरों को उल्टी तरफ 180 डिग्री तक खींचने की चेष्टा की जाती है। इस तरीके से तो 2-4 मिनट में बड़े बड़े अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। और बस कर, इंस्पेक्टर रावत कह उठा। क्यों, कुछ आगे के लिए भी रहने दे, या सब कुछ ही बताकर दम लेगा? रावत ने कड़वे स्वर में कहा, अब यह खुद ही फैसला कर लेंगे कि इन्हें अपना अपराध स्वीकार करना होगा। यही पूछ लें, जल्दी क्या है, चल रहे हैं, जरूरत पड़ी तो वही खातिरदारी हो जाएगी। रावत ने सख्त स्वर में कहा, अब जरा इनकी आंखों पर पट्टी चढ़ा दे। आंखों पर पट्टी? महेश टंडन के होठों से निकला। चिंता मत करो, अंधे नहीं हो जाओगे, लेकिन आंखों पर पट्टी क्यों? यह कौन से कानून में लिखा है
कि किसी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर चुप कर, हमें कानून मत सिखा। रावत दांत भींचकर बोला, जैसे अभी तक सीधा रहा है वैसे ही आगे भी सीधा रहे, नहीं तो। महेश टंडन ने पुनः होठ भींच लिए। इंस्पेक्टर हरीश यादव ने जेब से 2 काली पट्टियां निकाली और देवराज चौहान और महेश टंडन की आंखों पर चढ़ा दी। देवराज चौहान का चेहरा सख्त हुआ पड़ा था। वह पूरी तरह महसूस कर चुका था कि उन्हें फंसाने के लिए तगड़ा जाल बुना गया है। लेकिन यह सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। इस मामले में उसके सामने आनन फानन 4 पुलिस वाले आए थे और चारों ही सादे कपड़ों में थे, और अब आंखों पर पट्टी बांधे जाने की वजह से उसके शक को पुख्तापन मिला था कि यह लोग किसी ऊंचे चक्कर में है। कार तेजी से दौड़ी जा रही थी। रात के 12 से ऊपर का वक्त हो चुका था। आधे घंटे बाद कार रुकी, दरवाजे खुले। देवराज चौहान और महेश टंडन को वहां से पकड़कर बाहर निकाला गया और फिर इसी तरह उन्हें लेकर आगे बढ़ गए। देवराज चौहान ने रास्तों में महसूस किया कि उन्हें किसी इमारत के भीतर ले जाया जा रहा है। कुछ देर बाद उनकी आंखों की पट्टियां हटाई गई तो उन्होंने खुद को एक कमरे में मौजूद पाया। उनके देखते ही देखते रावत और यादव बाहर निकल गए। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। वह सजा सजाया कमरा था। बैठने के लिए सोफा, चेयर व अन्य सामान मौजूद थे। दांत भींचे देवराज चौहान कमरे में निगाहें दौड़ा रहा था। यह सब क्या हो रहा है? महेश टंडन सूखे होठों पर जीभ फेर कर क्या उठा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वह लाश उस कार की डिक्की में कहां से आ गई? देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से उसे देखा। टंडन, देवराज चौहान एक एक शब्द चबा कर क्या उठा, हमें फंसाया गया है। किसने? महेश टंडन के होठों से निकला। ऐसा किसने किया कि जो? मेरा दिल कहता है कि इन पुलिस वालों ने ही हमें जानबूझकर फंसाया है। पुलिस वालों ने? हाँ। यह बात तुम किस विश्वास के साथ कह सकते हो? जिस ढंग से हमें पकड़ा गया, जिस ढंग से हमने कार जीती, ऐसी कार जिसकी डिक्की में पहले से ही लाश मौजूद थी, और फिर जुआ घर में हमें किसी ने भी नहीं पहचाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे थाने में या पुलिस हेडक्वार्टर लेकर जाती है, किसी प्राइवेट जगह लाकर नहीं रखती। तुम्हारा मतलब कि यह जगह प्राइवेट है? हाँ, क्योंकि कार से निकलकर यहाँ तक पहुंचने के दरमियान बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। कहीं कोई शोर हलचल नहीं, और हमारी आंखों पर पट्टियां भी इसीलिए बांधी गई कि हम यह ना जान सके कि हमें कहाँ लाया गया है। ओह, महेश टंडन के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। लेकिन पुलिस वालों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या चाहते हैं वो हमसे? जिस तेज रफ्तार के साथ इन लोगों ने हमें घेरा है, उससे तो यही लगता है कि यह लोग अपनी मंशा भी जल्दी ही हमारे सामने रखेंगे। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव थे। सिर्फ एक बात समझ से बाहर है कि हमें पकड़ने के लिए, घेराबंदी करने के लिए इन्होंने इतना लंबा चौड़ा ड्रामा क्यों किया? सीधे सीधे भी ये लोग हमें पकड़कर यहाँ ला सकते थे। बात तो सही है, महेश टंडन ने सिर हिलाया, और यह बात भी अपनी जगह कायम है कि इस लंबे ड्रामे के पीछे इन लोगों की कोई वजह तो अवश्य होगी। सोच में डूबे देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और बैठ गया। यह तो अच्छी बात है देवराज चौहान के तौर पर यह तुम्हारी असलियत नहीं जानते, लेकिन मुझे कुछ और ही लगता है। देवराज चौहान के होठ भींच गए। क्या? महेश टंडन देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान खामोश रहा। तुम्हारा मतलब कि यह लोग, यह पुलिस वाले तुम्हारी असलियत जानते हैं? देवराज चौहान को कुछ ना कहता पाकर महेश टंडन के होठों से निकला, शायद। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ जाहिर तो किया नहीं कि तुम। सब कुछ धीरे धीरे सामने आ जाएगा, देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर बोला। यह पुलिस वाले अगर मेरे को बतौर देवराज चौहान जानते हैं, तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं उस जुआ घर में आने वाला हूँ। और इन्होंने पहले ही सारी योजना तैयार कर रखी थी, और उस योजना में मुझे कार जिताना भी शामिल था। महेश टंडन गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देखे जा रहा था। बड़ी अजीब बात कह रहे हो तुम। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। तुम्हारी यह सब बातें उस स्थिति में सच है कि अगर यह तुम्हारी हकीकत से वाकिफ है कि तुम देवराज चौहान हो। महेश टंडन ने सोच भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने सहमति भरे अंदाज में सिर हिलाया, फिर बोला, तुम्हारा पुलिस रिकॉर्ड है? पुलिस रिकॉर्ड है या नहीं, इस बारे में तो विश्वास के साथ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस की नजरों में हूँ। पुलिस वाले जानते हैं कि मैं गैर कानूनी काम करता। तभी दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर राजन रावत और इंस्पेक्टर हरीश यादव ने भीतर प्रवेश करते हुए जेबों से रिवॉल्वर निकालते हुए सतर्क अंदाज में हाथों में ले ली। चलो। यादव का स्वर कठोर था, और इस बात का खास ख्याल रखना कि रास्ते में कोई शरारत ना हो। ऐसा कुछ किया तो हम बेहिचक शूट कर देंगे। हम बहुत शरीफ लोग हैं, महेश टंडन जल्दी से बोला।
बहुत जल्द तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि हम बेगुनाह हैं। लेकिन तुम लोग हमें किस जगह पर ले आए हो? यह तो सरकारी जगह नहीं। मुंह बंद रखो। रावत कठोर स्वर में कह उठा। कुछ कहना सुनना नहीं, हमारे साथ चलो। वह दोनों देवराज चौहान और महेश टंडन को लेकर बाहर निकले। कमरे से बाहर आते ही उन्हें महसूस हो गया कि यह छोटा सा बंगला है। बंगले की सजावट ठीक ठाक ढंग से की गई थी, परंतु वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। बंगले के 2-3 रास्तों को पार करने के बाद वह सब एक छोटे से दरवाजे के पास पहुंचे और दरवाजे को खोलने के पश्चात भीतर प्रवेश कर गए। यह गैराज था। गैराज में पर्याप्त रोशनी थी। सामने ही बड़ा सा शटर बंद था, जिस रास्ते से कार को गैराज में लाया जाना था। वहां पर पुलिस कमिश्नर आनंद वर्मा और एसीपी सूरज मल्होत्रा मौजूद थे, और मौजूद थी 8888 नंबर वाली वह कार जिसे देवराज चौहान ने खेल में जीता था। कार की डिक्की खुली हुई थी और भीतर मौजूद लाश और लाश का चेहरा स्पष्ट नजर आ रहा था। 2 पलों में ही देवराज चौहान ने वहां की हर चीज को अपनी नजरों में ले लिया। हेलो, पुलिस कमिश्नर आनंद वर्मा ने करीब आकर देवराज चौहान की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं पुलिस कमिश्नर आनंद वर्मा हूँ। देवराज चौहान ने हाथ मिलाने की चेष्टा नहीं की। वह कमिश्नर वर्मा को देखता रहा। कमिश्नर वर्मा के होठों पर मुस्कान उभरी। अपना बढ़ा हुआ हाथ बेहद शांत भाव से पीछे किया और जेब से अपना कार्ड निकालकर देवराज चौहान के आगे किया। देवराज चौहान ने कार्ड लेकर देखा, फिर वापस कर दिया। और इन दोनों से तो तुम मिल ही चुके हो। कमिश्नर वर्मा का इशारा इंस्पेक्टर हरीश यादव और इंस्पेक्टर राजन रावत की तरफ था। अपना परिचय तुम्हें इसलिए दिया गया, या अपने कार्ड तुम्हें इसलिए दिखाए गए कि तुम्हें अच्छी तरह यकीन हो जाए कि हम पुलिस वाले ही हैं। देवराज चौहान के होठ सिकुड़े। मुझे यकीन दिलाने का क्या मतलब? देवराज चौहान का स्वर शांत था। इसलिए कि हम में आगे जो बातें होनी है, वह बातें इन छोटे छोटे यकीनों की बुनियाद पर रखकर ही होनी है। यही वजह है कि तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया गया है कि हम पुलिस वाले ही हैं, जैसे कि हम अच्छी तरह समझते हैं तुम देवराज चौहान हो। देवराज चौहान के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। आंखें सिकुड़ी। महेश टंडन ने फौरन देवराज चौहान को देखा। यह तो तुम्हारी असलियत जानते हैं। तुम्हारा ख्याल ठीक ही निकला, टंडन बोला। देवराज चौहान ने टंडन पर निगाह मारी, फिर कमिश्नर वर्मा को देखा। पिछले 2 घंटों में तुम पुलिस वालों ने मेरे साथ जो भी किया, उसे मैं यह सोचते हुए खास महत्व नहीं दे रहा था कि तुम लोगों की नजरों में मैं कोई चलता फिरता इंसान हूं, यानी कि तुम लोग बतौर देवराज चौहान मुझे नहीं जानते। देवराज चौहान स्थिर लहजे में एक एक शब्द चबाकर कह रहा था। लेकिन तुम लोग मेरे असल नाम से मुझे जानते हो। यह जानकर स्पष्ट तौर पर मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे किसी खास मामले में ही घसीटा जा रहा है, और मुझे काबू में करने के लिए बहुत ही समझदारी भरे ढंग से योजना तैयार की गई है। क्योंकि अगर मुझे पहले ही मालूम हो जाता कि तुम लोग मेरी असलियत से वाकिफ हो, तो फिर मुझे पकड़ पाना इतना आसान ना होता जितनी आसानी से अब पकड़ा गया है। कमिश्नर वर्मा ने शांत अंदाज में दोनों हाथ जेब में डाले। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर डिक्की में पड़ी लाश को देखा। क्या चाहते हो? सब कुछ बताया जाएगा, कमिश्नर वर्मा ने सिर हिलाकर कहा। लेकिन बातें करने के लिए यह जगह ठीक नहीं है। भीतर बैठकर आराम से बात करते हैं, लेकिन उन बातों से पहले इस लाश के बारे में बात कर लेना जरूरी था। देवराज चौहान कमिश्नर वर्मा को देखता रहा। जाहिर है कि तुम कहोगे कि इस आदमी का कत्ल तुमने नहीं किया, तुम्हारे इस साथी ने नहीं किया। तुम इस लाश के बारे में कुछ जानते ही नहीं। कमिश्नर वर्मा ने कहा। यह सच भी है। देवराज चौहान ने वर्मा को घूरा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने इसकी हत्या की और लाश ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे थे कि सड़क पर पुलिस चौकसी के दौरान लगा बैरियर में वाहनों की तलाशी ली जा रही थी कि यह महसूस होते ही कि तुम पकड़े जाओगे, तुमने पुलिस वाले को कार की साइड मारी और भाग निकले। इस हरकत की सूचना फौरन कंट्रोल रूम में दी गई तो शहर की पुलिस हरकत में आ गई। क्योंकि पुलिस बैरियर से भागते वक्त पुलिस वालों ने तुम्हारी कार का नंबर नोट कर लिया था, इसलिए फौरन ही तुम्हारी कार को पकड़ लिया गया और कार की डिक्की से यह लाश बरामद हुई। तुम सुनते रहो, हम 4-6 ऐसे गवाह पैदा कर देंगे जिन्होंने तुम्हें इसकी हत्या करते हुए देखा। बैरियर पर तुम पुलिस वाले की कार को साइड मारकर भाग निकले, इस बात के भी गवाह हम खड़े कर देंगे। और जब तुम्हारी कार को रोककर तलाशी में डिक्की में से लाश की बरामदगी हुई, इस बात की गवाही भी हो जाएगी। यह तुम कहानी सुना रहे हो या हकीकत बयान कर रहे हो? देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। अभी तक तो कहानी ही है, जरूरत पड़ी तो इसे हकीकत में तब्दील कर दिया जाएगा। बेवकूफ हो तुम, देवराज चौहान ने सर्द मुस्कान के साथ कहा। कमिश्नर वर्मा ने देवराज चौहान की आंखों में झांका।
तभी इंस्पेक्टर हरीश यादव फौरन करीब पहुंचा और दांत भींचकर बुलाया, इस डिक्की में एक लाश और आ सकती है, मरना चाहते हो? देवराज चौहान ने दांत भींचकर यादव को देखा। यादव, एसीपी सूरज मल्होत्रा ने आदेश भरे स्वर में कहा, पीछे हटो। यादव फौरन वापस जा खड़ा हुआ। देवराज चौहान और कमिश्नर वर्मा की निगाह मिली। तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? कमिश्नर वर्मा ने शांत स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि मुझे फंसाने के लिए तुमने इतना लंबा चौड़ा ड्रामा किया। मुझे वैसे ही पकड़ लेते। मेरे खिलाफ तो पुलिस के पास कितने सबूत हैं कि तुम गलत समझ रहे हो। कमिश्नर वर्मा मुस्कुराया। देवराज चौहान ने उसे देखा। शायद तुम जानते नहीं कि इसे हमने मारा है, कमिश्नर वर्मा ने कहते हुए डिक्की में पड़ी लाश की तरफ देखा। पुलिस वाले देवराज चौहान को फंसाने के लिए खून नहीं करेंगे, क्योंकि देवराज चौहान पर तो जाने कितनी डकैतियों के इल्जाम है, वह तो पहले ही फंसा पड़ा है। देवराज चौहान के माथे पर बल उभरे। टंडन देवराज चौहान के कान में फुसफुसाया, यह कुछ ज्यादा ही फेंकने के फेर में है। बाकी बातें भीतर चलकर करते हैं, आराम से। कमिश्नर वर्मा ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन यह तो जान लो कि किसकी लाश तुम्हारी कार की डिक्की में से मिली है। वह कौन था? कौन था? देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव उभरे। सतीश मेहरा, मदन कुमार मेहरा का भाई। दोस्तों, आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। इस बेहद घुमावदार कहानी को आप सुन रहे हैं गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। इसका सेकंड एपिसोड जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा। यह कहानी आपको कैसी लगी, नरेशन कैसा लगा, यह जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी तरह की कहानियां हमारी मेंबरशिप जोन पर भी मौजूद है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद एपिसोड नंबर 2 में।